हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। इसके विकास का जो बाल विकास का इतिहास था हमारा, वो जाना था। इसके विषय में हमने विस्तार से पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार। बाल विकास के जो मनोवैज्ञानिक थे कार्ल सैनिक, उन्होंने बाल विकास के चरणों को अलग अलग तरीके से लिखा है। उनके अनुसार उनके अलग अलग नाम जो उन्होंने बताए हुए हैं। गर्भाधान का समय गर्भावस्था को कहा है। शैशवावस्था जन्म से 3 सप्ताह तक माना है उन्होंने। प्रारंभिक शैशव जो है 1 माह से 15 माह तक। उत्तर शैशव 15 माह से 30 माह तक की अवस्था को माना है। इसके बाद आ जाता है बाल्यकाल। तो बाल्यकाल हमें जो कार्ल सैनिक ने बताया हुआ है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो इस तरह से पूरा बाल्यावस्था हो गया हमारे 2.5 वर्ष से 12 वर्ष तक। अब किशोरावस्था इनके अनुसार 12 वर्ष से 21 वर्ष तक इन्होंने माना है। इसके बाद बाल विकास की अवस्थाओं को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उनको हम देख लेते हैं। उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर ही उनके नाम रखे गए हैं। जैसे कि पट्ठार या विश्राम अवस्था। पट्ठार या विश्राम अवस्था जो होती है वह जन्म से लेकर होती है 10 से 14 दिन तक की होती है। जन्म से 14 दिन तक 10 या 14 दिन तक जो बच्चे का विकास होता है वो एक तरह से रुका हुआ होता है। वो इसलिए इसे पठार की अवस्था माना गया। विश्राम की मतलब कोई शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, एक तरह से विश्राम की अवस्था में। ठीक है। इसके बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू करता है। इसके बाद है संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक के लिए स्वार्थी व स्वकेंद्रित अवस्था भी इसको कहते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, ये सब जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था के लिए कहा जाता है। जो 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था होती, इसको पूर्व बाल्यकाल कहा जाता है। इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है और इसको समस्या अवस्था भी कहा जाता है, प्रॉब्लमेटिक एज। आगे है प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था कहा जाता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। विवेचना रहित विचार अवस्था, इसमें विवेचना नहीं कर सकता लेकिन विचार कर सकता है बच्चा, तो इसलिए विवेचना रहित विचारों की अवस्था भी इसे कहा जाता है। आंतरिक चिंतन की अवस्था, इसमें बच्चा आंतरिक चिंतन शुरू कर चुका होता है, इसलिए आंतरिक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, तो इसलिए हम इसे अनुकरण की द्वारा सीखने की अवस्था भी कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालक कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, खेल में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। जो कल्पनाशील गेम होंगे या प्रतीकात्मक होंगे जिसमें कुछ इमेजिन कर लेते हैं, हम वैसे खेल बहुत ज़्यादा खेलते हैं। भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए संवेदनशील चरण या सेंसिटिव पीरियड इसको माना गया है। ठीक है, क्योंकि इस समय बच्चे का जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, और अगर उसने कुछ अच्छे शब्द न सीखे के कुछ गलत शब्द, कुछ गलत भाषा सीख ली, तो वो उसके लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड है। नकारात्मक अवस्था कहेंगे 11 से 13 वर्ष को। वह संधि है ओवरलैपिंग एज हो जाती है 11 से 16 वर्ष तक। अब इसके बाद थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। शैशवावस्था का जो अन्य नाम है, क्या गुण है, उसको पढ़ते हैं। सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल क्योंकि बच्चे को सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और आदर्श काल माना गया जहाँ ये क्योंकि सीखने का बेस है, तो ये इसलिए इसका आधार है और आदर्श काल कहा जाएगा। अगर हम अच्छा कुछ सिखा पाएँ बच्चे को तो उसका जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। भावी जीवन की आधारशिला, देखिए क्योंकि यहाँ से बच्चे के सीखने की शुरुआत होती है, जीवन की शुरुआत होती है। जैसे उसका बचपन होगा, मतलब जन्म से 5 वर्ष, वो उसके पूरे जीवन के लिए एक बेस का काम करेगा, आधारशिला का काम करेगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल की एक है ये अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। इमिटेशन एज, अनुकरण अवस्था भी इसको कहेंगे, या इमिटेशन एज या
अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। ये बच्चे क्या करते हैं अपने से बड़ों को, अपने दोस्त मित्रों को, आस पड़ोस को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसलिए इसको अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। इस वक्त में वो सबसे ज़्यादा अनुकरण करके सीखते हैं। तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक आप देखेंगे कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए ये तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था है। समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल, पूरे संवेगों के विकास के लिए क्या है, एक स्वर्णिम काल है। इसके बाद है बाल्यावस्था, क्योंकि 5 वर्ष तक हम पढ़ चुके हैं, तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था माना गया है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियाएं अवस्था में बच्चे करने लगते हैं, इसलिए स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है। अनोखा काल है, इसको टोली या दल या समूह की आयु भी कहा जाता है। टोली की आयु भी कह सकते हैं, दल की आयु या समूह की आयु। बच्चे क्या करते हैं इस समय में, बहुत ज़्यादा समूह में, टोली में रहना और उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। खेल की आयु, बहुत ज़्यादा खेल वगैरह पसंद करते हैं बच्चे। मूर्त 6 से 12 वर्ष की आयु। मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन मतलब लॉजिकल चीज़ें देंगे आपको, एक चीज़ें जो उनको दिख रही हैं तो उनके बारे में वो सोच सकते हैं आसानी से, ठीक है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, और इसके बाद है निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता और असफलता की नींव का काल। इस समय अगर अच्छा उसको भावी अच्छा निर्माण हो गया उसका, तो उसके भावी जीवन के लिए सफलता का कारक बन सकता है। और अगर उसका जीवन इस समय में या उसका निर्माण, बच्चे का विकास जो है वो अच्छे से नहीं हुआ, तो भावी जीवन में असफल होने का कारण भी यह काल बन सकता है। इसके बाद आ जाता है किशोरावस्था, एडोलेसेंस 13 to 19 वर्ष। ये एक वर्ड है एडोलेसियर, इसका अर्थ है, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बढ़ा हुआ या मैच्योरिटी की ओर, ठीक है, परिपक्वता की ओर। तो आप ये भी याद रखेंगे कि एडोलेसेंस शब्द कहाँ से बना है, एडोलेसियर शेयर से बना है, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है बढ़ा हुआ या मैच्योरिटी की ओर। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता की ओर। इसके बाद आता है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था, इसमें बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें नहीं भी हैं उनके बारे में भी, जो उसके सम्मुख प्रस्तुत नहीं किए गए उनके बारे में चिंतन कर सकता है। दल भक्ति की अवस्था, दल भक्ति आप देखेंगे कि जो किशोर होते हैं वो क्या होते हैं, अंधे भक्त हो जाते हैं अपने दोस्तों के लिए, या उनके साथ इतना वो गलत और सही में भी कई बार डिसाइड नहीं कर पाते कि दोस्त गलत हैं सही है, उनको फिर भी दल भक्ति करने लगते हैं, मतलब उनकी बात मानने लगते हैं। अटपटी व उलझन की अवस्था, अटपटी व उलझन की अवस्था मतलब इसमें ऐसे शारीरिक बदलाव होते हैं कि बच्चा अटपटे और उलझन भरे व्यवहार करने लगता है, उसके चेंजेज होने लगते हैं। एज ऑफ ब्यूटी, इसमें क्या है, बच्चे का ध्यान क्या है, ब्यूटी की तरफ भी, अपने शारीरिक बनावट और बन ठन के रहना, इन सब पे भी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान जाने लगता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, बच्चा तर्क के साथ चिंतन करने लगेगा। उथल पुथल की अवस्था, बहुत उसका जो है मानसिक और शारीरिक विकास इतनी तेज़ी से उथल पुथल के साथ होता रहता है कि बच्चा खुद भी खुद को नहीं समझ पाता। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था मतलब काफ़ी हद तक समाज में उसको एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने लगता है और उसके भावों और विचारों को भी समझने की कोशिश करने लगता है। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, संघर्ष उसे देखिए खुद में हो, जो शारीरिक बदलाव इतनी तेज़ी से हो रहे होते हैं कि उसकी वजह से उसे काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ता है और उसके जीवन में कई बदलाव आते रहते हैं, इसलिए संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा गया इसको। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल का स्टेन हॉल ने इसको कहा जीवन का सबसे कठिन काल और संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा गया। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, संवेगों में इसमें समय क्या होता है, हमारे बहुत परिवर्तन होता है। सुनहरी अवस्था भी इसको कहा गया है, सभी अवस्थाओं में सबसे अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था है। इस समय क्या है, बच्चा एक काफ़ी हद तक समझदार भी हो चुका होता है और वो काफ़ी कुछ अर्जित करना चाहता है, आनंद में वो एक तरह से क्या करना चाहता है, खुश रहने के और चीज़ों में इन्वॉल्व होने के प्रयास करने लगता है, इसलिए वो आनंदमयी अवस्था भी हो जाती है और कई चीज़ उपलब्धियाँ भी हासिल कर लेता है। क्योंकि अब तक तो बच्चा जब छोटा था तो पेरेंट्स के कहने पे, उनके
दबाव की वजह से या उनके कहे अनुसार ही कार्य कर पा रहा था, लेकिन अब बच्चा खुद की समझ से भी निर्णय लेना सीख चुका होता है और कार्य करना शुरू कर चुका होता है। WHO के अकॉर्डिंग जो किशोरावस्था है वो है 11 से 18 वर्ष की आयु। अब देखिए वृद्धि और विकास की जो हमने अभी तक पढ़े थे उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको एक बार हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। देखिए वृद्धि मतलब ग्रोथ एंड विकास मतलब डेवलपमेंट। वृद्धि क्या है, हमारा शारीरिक परिवर्तन है, और विकास है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन। वृद्धि मात्रात्मक है। मात्रात्मक कैसे कि वृद्धि को हम नाप सकते हैं, शरीर कितना लंबाई बढ़ी, कितना वजन बढ़ा, और भी इस तरह से शारीरिक बदलाव को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जो विकास है ये मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, इसमें बदलाव आते हैं। ठीक है, क्वांटिटिव मतलब कि मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव का अर्थ है जैसे कि आप समझ सकते हैं लंबाई बढ़ रही है, बच्चे के वजन बढ़ रहा है, उसका शारीरिक बदलाव हो रहा है। लेकिन जो मात्रात्मक विकास है इसमें क्या, गुणात्मक विकास मतलब जैसे कि उसके संवेगों का शारीरिक और मानसिक जो विकास है, संवेगों का विकास हो रहा है, उनको हम मात्रा में नहीं माप सकते, लेकिन गुणों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि हाँ यह बदलाव आ रहा है या यह गुण इसमें डेवलप हो रहे हैं। जो ग्रोथ है वो निरंतर नहीं चलती, जबकि डेवलपमेंट निरंतर चलती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट। और ये ग्रोथ जो है कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, जीवन भर नहीं चलती, जीवन भर भी नहीं चलती। ग्रोथ क्या है, जीवन भर नहीं चलती, और डेवलपमेंट जीवन भर चलता रहता है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ विकास हमारा होता रहता है। जो ग्रोथ है वो परिमाणात्मक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है। परिमाणात्मक परिवर्तन मतलब जिसको हम परिमाण के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन एक गुणात्मक है, गुणों के आधार पर इस जो डेवलपमेंट है इसको गुणों के आधार पर समझ सकते हैं। वृद्धि संकीर्ण शब्द है। वृद्धि क्या है, हमारा ग्रोथ एक संकीर्ण शब्द है जो सिर्फ शारीरिक बदलावों को फोकस करता है, लेकिन विकास क्या है, विस्तृत पहलू है। विस्तृत का मतलब है कि इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक सभी विकास इसमें आ जाते हैं, सभी परिवर्तन इसमें आ जाते हैं। इसके बाद है वृद्धि एक भी में है, शारीरिक विकास को हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो विकास है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल। इसके बाद है कॉन्क्रीट। ये जो है हमारी वृद्धि है वो मूर्त है। मूर्त मतलब इसको हम सामने समझ सकते हैं, देख सकते हैं, मूर्त चीज़ के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन जो विकास है वह अमूर्त है। वृद्धि एक रेखीय परिवर्तन है, सीधी एक रेखा में एक तरह से समझ सकते हैं, लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट, वो इस चक्रीय परिवर्तन की तरह है, स्पाइरल है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है, ओनली फिजिकल चेंजेस। वृद्धि क्या करती है, सिर्फ फिजिकल चेंजेस को शो करती है, लेकिन विकास क्या है, सभी प्रकार के परिवर्तन जो भी चेंजेस हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक चेंजेस एज ए होल, पूरे जो एक ह्यूमन बीइंग में, एक इंसान में, एक बालक में जो भी बदलाव हो रहे, सभी बदलावों के बारे में विकास बात करता है। विकास क्या करता है, बात करता है सबके बारे में। इसके बाद है अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है, विकास प्रक्रिया का एक भाग होती है। ये पूरा सब कुछ नहीं है, एकीकृत नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक भाग है, किसका, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, नॉट इंटीग्रेटेड। विकास एकीकृत होता है क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है। ये क्या है, इंटीग्रेटेड है, सभी पहलू, जैसे मैंने कहा ना, पूरे एक बालक में, एक बच्चे में, एक ह्यूमन बीइंग में जो भी बदलाव हो रहे हैं, तो उन सब के बारे में क्या करता है, ये बात करता है। ठीक है,
तो इसलिए वृद्धि एकीकृत नहीं है, लेकिन विकास एकीकृत है और ये सभी पहलुओं को एक साथ लेके चलता है, सबके बारे में बात करता है। माप का विषय, मेजरमेंट कर सकते हैं हम वृद्धि की। बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, कुछ भी चीज़ें हैं वो हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन मतलब कि इसको पॉइंट में या इस तरह से समझ सकते हैं, हाँ अभी पिछले साल तक बच्चा का ये विकास नहीं हुआ था, तो अब इतना विकास इस क्षेत्र में विकास हो गया, जैसे मानसिक विकास में कुछ बदलाव आया है, इस तरह से। ठीक है, अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ कैन बी सीन डायरेक्टली। ग्रोथ को हम सीधे समझ सकते हैं, बच्चा भाई लंबा हो रहा है हर साल, इसकी हेल्थ में चेंज हो रहा है। लेकिन विकास को हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए आप सब, क्योंकि उसमें सारे पक्ष हैं, मानसिक भी है, शारीरिक भी है, मनोगत्यात्मक है और जो सामाजिक विकास है, सब है। तो हम उसको ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सब चीज़ों को हम माप नहीं सकते। इसमें से शारीरिक विकास को हम सिर्फ इसमें माप सकते हैं, बाकियों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये बदलाव बालक में हो रहा है। इसके बाद आता है वृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है। विकास जीवन व वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। विकास क्या है, दोनों पर निर्भर करता है। जीवन भी, हमारा जो लाइफ है वो कैसे है, वातावरण, जीवन का अर्थ यहाँ पे एक तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा हो जाएगा उस आनुवंशिकता पे। जो भी हमारी आनुवंशिकता होगी उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, ठीक है। इसके बाद अब आप दोनों को अच्छे से समझ चुके होंगे शायद कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंसेस है। जो विकास है उसका ही एक हिस्सा सिर्फ है वृद्धि, इसलिए विकास एक विस्तृत बात है और वृद्धि एक संकीर्ण पहलू है। अब वृद्धि और विकास से पिछले वर्षों में सीटेट में पूछे गए कुछ प्रश्न हम इसमें देख लेते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा शामिल है, कौन सा इसमें से शामिल है, ये पूछा गया है। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में जो है थ्योरीज में हमने क्या पढ़ा था कि निरंतरता भी होती है, विकास निरंतर जारी रहता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है, हर व्यक्ति का विकास जो है अलग अलग गति से होता है। एक रूपता का सिद्धांत, सबकी जो वृद्धि होती है एक रूप से होती है, जैसे हम इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसलिए हम बोलेंगे कि ये सभी क्या है, बिंदु विकास के सिद्धांतों में शामिल हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। विकास केवल मात्रात्मक परिवर्तन है, क्या ये सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है ये। तो विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, तो आनुवंशिकता से नहीं, वातावरण से भी प्रभावित होता है। मात्रात्मक नहीं, मात्रात्मक और गुणात्मक है। विकास में परिवर्तन हमेशा रैखिक होता है, विकास में परिवर्तन रैखिक नहीं होता है, स्पाइरल होता है। वृद्धि में होता है रैखिक परिवर्तन, तो इसलिए हम कहेंगे विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। विकास के किस चरण में बच्चे सक्रिय रूप से शारीरिक कौशल विकसित करते हैं। सक्रिय तो देखो शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चे डिपेंड होते किसी और पे, तो ये शारीरिक कौशल तो इसमें सक्रिय रूप से नहीं कर पाएंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में या मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवली काम बॉडी पार्ट से जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो इसलिए ये इसका आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। विकास के किस चरण में बच्चे अमूर्त सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित कर लेते हैं, तो इसका लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ए शैशवावस्था, बी प्रारंभिक अवस्था, सी मध्य अवस्था और डी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था में क्या, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसको कहा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद है वृद्धि और विकास के संदर्भ में निकट दूर, प्रॉक्सिमल डिस्टल सिद्धांत
क्या दर्शाता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर कौन सा वाला था? सेप्लाकॉर्डल था, सिर से पैर की ओर। ठीक है, अब केंद्र से बाहर की ओर, ये क्या था? केंद्र, पहले हमारे स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बाहर की ओर, तो ये था प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो ये, और उसके बाद है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये अलग सिद्धांत है, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल नहीं है। इसके बाद है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये सभी कथन सही हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। अगर हमें से पूछता विकास के सिद्धांत क्या है, तो ये सभी आते हैं, लेकिन क्योंकि विकास क्या है? केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये है निकट दूर सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विकास का शीर्षगामी सेप्लाकॉर्डल सिद्धांत क्या बताता है? तो ये विकास का सेप्लाकॉर्डल सिद्धांत क्या बताता है हमें? आपको अच्छे से याद होगा कि विकास क्या है? सिर से पैरों की होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, गलत जवाब। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी इसका आंसर नहीं है। विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो विकास क्या है? सिर से पैरों की ओर होता है, सिर से पैरों की ओर होता है, ये है इसका आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, ये है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये भी है। एक रूपता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है, एक रूपता का सिद्धांत, ये भी है। लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर का विकास, विशिष्ट के सामान्य और की सिद्धांत तो नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट गतिविधियां बालक करता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो ये कोई सिद्धांत हमारे विकास का नहीं है। इसके बाद विकास की प्रक्रिया में क्वेश्चन है अगला, विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका क्या है? आनुवंशिकता केवल विकास को निर्धारित करती है, केवल आनुवंशिकता विकास को निर्धारित नहीं करती। पर्यावरण केवल विकास को निर्धारित करता, पर्यावरण भी विकास को निर्धारित नहीं करता। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, ये जवाब है सही। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण विकास को प्रभावित नहीं करते, नहीं करते वाला भी आंसर नहीं होगा, दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो इस टॉपिक को काफ़ी हद तक मैंने अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आप इसे समझ चुके होंगे और इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे, इसके नोट्स बना सकते हैं और पढ़ें, इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे इसमें से जैसे बाल्यावस्था के अलग अलग नाम दिए गए, इसमें से भी कई बार पूछ लेता क्वेश्चन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि टोले और दल की आयु किसे कहा गया, तो ये बाल्यावस्था का क्वेश्चन है। और एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो एडोलेशियर से हुई है, लैटिन भाषा, ये भी कई बार पूछा गया है। और किशोरावस्था से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अलग अलग नामों के विषय में। संघर्ष और तूफान की आयु किससे कहा गया है, या जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना गया है, किसका कथन है, ये विभिन्न तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और सीटेट की परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवीजन भी करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए होते हैं, उनको देखते हुए आप आगे तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि पहली बार में सीटेट के पेपर को पास करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।